Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Punishment of Shahpesh the Persian on Hippel the Builder by George Meredith. English Class 11 Lesson 10. Short questions and answers. While reading के questions में से पहला question है What is Shahpesh comparing Hippel to in his story about the farm servant? शापेश अपनी फार्म सर्वेंट खेतों के गुलाम या खेतों के मजदूर के बारे में अपनी कहानी में हिप्पल को किस चीज से कंपेयर करता है? Shapesh compares Hippel to the farm servant who sang about the richness of his soil without sowing any seeds. शापेश हिप्पल को उस खेतों के मुलाजम के साथ कंपेयर कर रहा है, उसका मुवाजना कर रहा है जो तारीफें करता है. सिंग अबाउट का मतलब तारीफें करना होता है. जो तारीफें करता था अपनी ज़मीन की ज़रखेज़ी की, कोई भी बीज बोए बगैर, बीज बोए नहीं है और ज़मीन की ज़रखेज़ी की तारीफें कर रहा है. Like the servant, Hippel only praised his own work without and truly finishing it. उसी गुलाम की तरह, उसी मजदूर की तरह हिप्पल भी सिर्फ अपने काम की तारीफ ही करता है, उसे वाकई में मुकम्मल किए बगैर. The story shows that Shapesh saw Hippel's words as empty and his labor as fruitless. ये कहानी बताती है कि शाहपेश ने देख लिया था कि हिप्पल के अल्फाज जो हैं वो खोखले हैं, खाली हैं और उसका जो काम है वो बेकार है. Question 2. Why does Hippel hesitate to step forward into the gap? हिप्पल गैप में कदम बढ़ाने से क्यों हिचकिचाता है? What does this hesitation reveal about his character? ये हिचकिचाहट उसके किरदार के बारे में क्या बताती है, क्या अयान करती है? Hippel hesitates because the gap is wide and deep and he cannot swim. हिप्पल हिचकिचाता है क्योंकि गैप जो है वो खुला है, चौड़ा है और डीप, गहरा है. और तो ये रियल थ्रेट्स थे, इसकी वजह से वो हेजिटेट करता है. एंड ही कैन नॉट स्विम, और उसमें पानी था और वो तैर नहीं सकता था. तो ये सॉलिड चीज़ें थी जिसकी वजह से वो हिचकिचा रहा है. His hesitation reveals his cowardice and lack of confidence. उसकी हेजिटेशन जो है वो बताती है कि वो बुज़दिल है, डरा हुआ है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. It also shows that his talk was greater than his courage or skill. ये भी पता चलता है कि उसकी बातें बड़ी थी उसके काम या उसकी हिम्मत से, उसके हुनर या उसकी हिम्मत से. Question 3. What is the significance of Shapesh leaving Hippel surrounded by his bodyguards? What does this say about Shapesh's control over Hippel? शापेश हिप्पल के गिर्द अपने बॉडीगार्ड, अपने मुहाफिज छोड़ता है, इस चीज़ की क्या अहमियत है और ये चीज़ शापेश का इख्तियार हिप्पल के ऊपर जाहिर करती है, इसके बारे में क्या कहा गया है? By surrounding Hippel with guards, Shapesh makes him powerless and afraid to move. हिप्पल को मुहावजों से घेर लेने के बाद या घेर लेने से शापेश उसे बेबस कर देता है और वो हिलने से डरता है. It shows that the king has complete control over him. ये बताता है कि बादशाह को उस पर मुकम्मल इख्तियार है. This act demonstrates Shapesh's clever authority and his method of punishing through mock honor. ये काम जाहिर करता है कि शापेश जो की होशियार इख्तियार ये उसका है, जो उसकी कंट्रोल है, जो उसकी हुकूमत है, वो होशियारी पर मबनी है और उसका तरीका सजा देने का जो कि मॉक ऑनर के ज़रिए है, कि नकली इज़्ज़त अफजाई के ज़रिए है.
Exercise के questions. Question 1. What is the central message conveyed through the fate of Khippel, and how is it relevant to people who rely more on words than actions? मरकजी पैगाम क्या है जो खिप्पल की तकदीर या खिप्पल की किस्मत के ज़रिए दिया गया है, और किस तरह से ये मुतल्लक है उन लोगों के जो बातों पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं काम की निस्बत। The story teaches that those who speak much but do little will face disgrace and failure. कहानी बताती है, सिखाती है कि वो लोग जो ज़्यादा बातें करते हैं और काम थोड़ा करते हैं, उन्हें बेइज्जती और नाकामी का सामना करना पड़ता है। Khippel's punishment shows that words without effort lead to ruin. खिप्पल के सजा दिखाती है कि कोशिश किए बगैर बातें करना तबाही की तरफ ले जाते हैं। It warns people to act honestly and work diligently rather than boast idly. ये लोगों को खबरदार करते हैं कि वो ईमानदारी से काम करें और मेहनत से काम करें बजाय बेकार बातें बनाने के। Question 2. How does Shahpesh use sarcasm and irony in his treatment of Khippel, and what does this reveal about his leadership style? सार्केज़म एंड आयरनी, इसको उर्दू में तंज़ो मज़ाह कहा जाता है। बात एक ही होती है, दोनों चीज़ों को सुन के किसी चीज़ के ऊपर उसकी खराबी का पता चलता है, लेकिन जो आयरनी होती है ये हल्की फुल्की होती है, इसको सुन के मज़ा आता है। सार्केज़म जो है ये तंज़ है, इसके शिकार आदमी को बुरा लगता है, ये इंसल्ट करने के लिए होता है। सार्केज़म इंसल्टिंग होता है, आयरनी जो है वो ह्यूमरस होती है। तो तंज़ो मज़ाह इसको कहा जाता है उर्दू में। किस तरह से शाहपेश तंज़ो मज़ाह को खिप्पल का इलाज करने में, खिप्पल के साथ ट्रीटमेंट में या सलूक करने में इस्तेमाल करता है, और ये उसकी लीडरशिप के स्टाइल के बारे में क्या चीज़ दिखाता है। शाहपेश punishes Khippel by pretending to reward him, using sarcasm to expose his foolishness. शाहपेश खिप्पल को इज्जत इनाम देने के बहाने में से सजा देता है और सार्केज़म को, तंज को इस्तेमाल करता है उसकी बेवकूफ़ी को खोलने के लिए, बताने के लिए। His irony turns Khippel's pride into humiliation. और उसका मज़ाह जो है वो खिप्पल के तकब्बुर को, गुरूर को शर्मिंदगी में बदल देता है। Such as when he praises the unfinished palace or calls the nettles flowers. जैसे वो नामुकम्मल महल की तारीफ़ें करता है, तो ये आयरॉनिक है, वो मज़ाह क्रिएट कर रहा है। और calls the nettles flowers, या फिर फूलों को, कांटों को, कांटेदार झाड़ियों को फूल कहता है। This reveals Shahpesh's wisdom and his power to teach lessons through wit rather than cruelty. इससे शाहपेश की हिकमत, दानाई का पता चलता है और उसकी इस ताकत का पता चलता है कि वो सबक सिखा सकता है विट से, अपनी दानाई से, अपनी जहानत से, बजाय जुल्म के। वो अपनी जहानत से सजा देता है बजाय के जुल्म से। Question 3. How does Khippel's character evolve from the start of the story to the end? Does he become more fearful, defiant, or resigned? Provide examples. जी हाँ, करेक्टर्स दो तरह के होते हैं, फ्लैट करेक्टर्स होते हैं, राउंड करेक्टर्स होते हैं। फ्लैट करेक्टर होता है कि जिसमें कोई तब्दीली ना आई हो, शुरू से जैसा है वो वैसे का वैसा एंड तक रहे। और राउंड करेक्टर वो होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव तब्दीली आ जाए, शुरू में कुछ और है, एंड तक कुछ और हो जाए। तो वो पूछ रहा है कि खिप्पल का किरदार कैसे इवॉल्व करता है, बदलता है स्टार्ट से एंड तक। क्या वो
खौफजदा होता है या डिफाइंट हो जाता है। डिफाइंट होता है कि अगर सज़ा मिले तो आगे से बिगड़ जाए कि अगर ऐसा किया तो फिर ऐसे ही सही। तो ये ऐसे बंदे को डिफाइंट कहते हैं। और रिजाइंड, या फिर वो रिजाइन कर देता है कि सरनिगू कर लेता है, हार मान लेता है। एग्जाम्पल्स दीजिए। एट द बिगनिंग हिप्पल इज प्राउड एंड टॉकेटिव। शुरू में हिप्पल प्राउड है और टॉकेटिव बतूनी है। कॉन्फिडेंट इन हिज वर्ड्स, उसे अपने लफ्जों पर एतबार है। एज द स्टोरी कंटिन्यूज ही बिकम्स fearful and submissive under the king's mocking punishments. जब कहानी आगे बढ़ती है तो वो डर जाता है और सबमिसिव हो जाता है, फरमाबरदार हो जाता है बादशाह की मॉकिंग पनिशमेंट, मजाक उड़ाने वाली सजाओं के तहत। By the end, he is completely humbled and resigned to his fate. आखिर तक वो मुकम्मल तौर पर आजिज़ आ जाता है, मुकम्मल तौर पर शर्मिंदा हो जाता है और अपनी किस्मत के आगे हार मान लेता है। Question 4. How does the setting of an unfinished palace function symbolically to reflect Hippel's incompetence and the consequences of idle talk? किस तरह से एक जो कहानी की सेटिंग में नामुकम्मल महल दिखाया गया है वो किस तरह से काम करता है अलामती तौर पर कि वो हिप्पल की इनकम्पिटेंस दिखाता है। इनकम्पिटेंस मतलब वो इस नाअहली दिखाता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आइडल टॉक, और बेकार बातों के नताइज दिखाता है। The unfinished palace symbolizes Hippel's incomplete and careless work. नामुकम्मल महल निशानी है हिप्पल के नामुकम्मल और लापरवाही वाले काम की। It stands as a monument to his laziness and empty boasting. ये एक यादगार है उसकी सुस्ती की और खाली बोस्टिंग की, शेखी बिगाड़ने की। Just as the palace remains half built, his promises remain unfulfilled. जिस तरह से महल जो है वो आधा तमीर होता है, इसी तरह से उसके वादे नामुकम्मल रहते हैं, अनफुलफिल्ड, जिन्हें पूरा नहीं किया गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक वादा होता है तो वो भी अनफुलफिल्ड है। शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ आइडल टॉक, और ये बातें बेकार बोलने की या बेकार बातों का नतीजा है या नतीजा दिखाती हैं। Question 5. Shapesh uses a metaphor about the farm servant who failed to sow seeds. What does this metaphor reveal about his perspective on Hippel's work? ये ऑलमोस्ट वाइल्ड रीडिंग वाला क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है कि शापेश मेटाफर इस्तेमाल करता है एक फार्म सर्वेंट का। शुरू में उसे बताता है कि ये एक खेतों का मजदूर था, खेतों का काम करने वाला था, उसका मेटाफर इस्तेमाल करता है, उसका इस्तारा देता है कि जिसने बीज बोने में नाकामी दिखाई थी या वो नाकाम हो गया था। ये मेटाफर जो है ये हिप्पल के काम के बारे में उसका क्या पर्सपेक्टिव, उसकी क्या नुक्ता नज़र दिखाता है, बादशाह का नुक्ता नज़र क्या है हिप्पल के काम के बारे में। The metaphor shows that Shapesh thinks Hippel is like a man who expects a harvest without labor. ये मेटाफर ये इस्तारा दिखाता है कि शापेश समझता है कि हिप्पल एक ऐसे आदमी की तरह है जो मेहनत के बगैर या बीज बोए बगैर फसल काटना चाहता है, उसकी तवक्को रखता है, मेहनत के बगैर फल पाना चाहता है। It means Hippel only talks about greatness without real effort. इसका ये मतलब है कि हिप्पल ग्रेटनेस, इज़्ज़त के बारे में सिर्फ बातें करता है, किसी कोशिश के बगैर। To Shapesh, his builder's words are weeds growing where true work should have been. शापेश के लिए उसके मामार के अल्फाज ऐसे हैं जैसे जड़ी बूटियां हों, उस जगह पर जड़ी बूटियां उग जाएं जहाँ पे
असल काम होना चाहिए था। Question 6. How does the story begin? Exposition. And what key information do we learn about शापेश and Kipple? कहानी का आगाज कैसे होता है? कहानी के आगाज को एक्सपोजिशन कहा जाता है। कहानी कैसे शुरू होती है और हमें शापेश और खिपल के बारे में क्या मेन इंफॉर्मेशन मिलती है? The story begins with Shapesh commanding the building of a grand palace and Kipple serving as his builder. कहानी शुरू होती है कि शापेश एक अजीम महल बनाने का हुक्म देता है, तामीर करने का हुक्म देता है, और खिपल उसके मामार का काम कर रहा होता है। We learn that the work remained unfinished after 4 years. हमें पता चलता है कि 4 साल के बाद भी काम नामुकम्मल रहता है। While Kipple entertains others with his words instead of working. जबकि खिपल जो है वो दूसरों को एंटरटेन कर रहा होता है, उनकी तफरीह का सामान मुहैया करता है अपनी बातों से बजाय काम करने के। This introduction shows Shapesh's authority and Kippel's talkative idle nature. ये इंट्रोडक्शन दिखाता है कि शापेश बाइख्तियार आदमी है और खिपल जो है वो बतूनी है और बेकार नेचर का आदमी है। Question 7. Discuss the style of the story. How does the use of elevated poetic language and classical storytelling techniques, for example, fables, satire, embedded poetry, contribute to the effectiveness of the story? कहानी के स्टाइल के ऊपर बात करें, इसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुई हैं। एलिवेटेड पोएटिक लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो एलिवेटेड हाई लैंग्वेज है, यानी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, अनपढ़ लोगों की ज़ुबान नहीं है, पढ़े लिखे लोगों की ज़ुबान है। जैसे कभी होता था कि लिटरेचर पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, ये अनपढ़ लोगों के लिए नहीं होता, ये कम या तालीम याफ्ता नीम खानदा लोगों के लिए भी नहीं होता, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है जो लिटरेचर है। तो वही लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। और फिर स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, कहानियों के अंदर जो पुरानी टेक्निक्स जो लिटरेचर के अंदर टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी वो इस्तेमाल हुई है। जैसे कहानी के अंदर छोटे छोटे वाक़यात सुनाना, तंज करना और शायरी इसके अंदर एम्बेड कर देना, जोड़ देना या जड़ देना जिसको कहेंगे, और ये कहानी की इफेक्टिवनेस को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बढ़ाते हैं। The story's poetic and formal style gives it the dignity of an ancient fable. कहानी की शायराना और रस्मी स्टाइल जो है, तर्ज जो है वो इसे एक वकार बख्शता है कि ये एक कदीम कहानी है। Its use of style and verse adds humor and moral depth. इसमें तंज और शायरी का इस्तेमाल मज़ाह पैदा करता है, स्टाइल मज़ाह पैदा करता है और शायरी जो है वो इखलाकी गहराई पैदा करती है। मेकिंग द मैसेज मेमोरेबल, जिससे पैगाम जो है वो यादगार बन जाता है। द क्लासिकल टोन अलाउज द रीडर टू एडमायर बोथ इट्स विजडम एंड इट्स आर्टिस्ट्री। और इसकी क्लासिकल टोन जो लहजा है, जो तरीका है, वो राइटर को उकसाता है कि वो एडमायर करे, तारीफ करे इसकी अजमत की, इसकी दानाई की, यानी जो कहानी है वो बड़ी वाइज वाली है, और इसकी फन की, और लिखने में भी बड़ा अच्छा लिखा गया। कहानी भी अच्छी है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। हाउ डू ह्यूमर, विट एंड स्टायर ऑफन सर्व एज मेथड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग टू कमेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज? किस तरह से, अब ये कहानी के तो पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बाहर क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन हम इसको कहानी से ही डील करेंगे कि किस तरह से ह्यूमर, मज़ाह, होशियारी और तंज अक्सर तरीका का काम करते हैं, मेथड्स हैं कहानी सुनाने के, कि आप कमेंट करें, तबसरा करें सियासी और समाजी मसाइल के ऊपर। सियासी और समाजी मसाइल के ऊपर जो तबसरा करने के जो 2-3 तरीके हैं वो ये हैं कि आप होशियारी का काम करें, आप मज़ाह से लिखें और आप तंज करें। Humor and satire allow writers to criticize human weakness.
मज़ाह और तंज जो है ये लिखने वालों को, राइटर्स को अलाउ करते हैं, को सहूलत देते हैं कि वो इंसानी कमज़ोरियों पर तनकीद करें एंड करप्शन और उनकी बदउनवानी पर विदाउट हार्शनेस, बगैर सख्त हुए, बगैर कड़वा हुए। दे मेक सीरियस लेसन्स एंटरटेनिंग एंड ईजियर टू एक्सेप्ट। वो संजीदा असबाक को मज़ेदार बना देते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करना, कबूल करना आसान बना देते हैं। Through wit, such stories expose vanity, laziness, and misuse of power in an amusing way that teaches. विट, होशियारी, चालाकी या अकल के ज़रिए से ऐसी कहानियाँ तकब्बुर, लेज़ीनेस, काहली, सुस्ती एंड मिसयूज़ ऑफ पावर और ताकत का गलत इस्तेमाल उनको एक्सपोज करते हैं इन एन अम्यूजिंग वे, एक मज़ेदार तरीके से। दैट टीच, जो कुछ सिखाता है। दैट टीच समथिंग लिख लें आगे, टीच अस लेसन लिख लें। दैट टीच जो सिखाता है या पढ़ाता है।